हाय एवरीवन। अल्डिहाइड्स कीटोन्स समाप्त कर चुके थे हम लोग इस यूनिट में। अब इस यूनिट का जो अगला चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत में ही डील किए थे कि अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स तीनों में कार्बोनिल ग्रुप है C+O, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी उन दोनों से बिल्कुल अलग ही होता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में पढ़ना है। और वे अल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसे थे, हमने देखे, रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो या और भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन हो, तो दोनों साथ में थे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जहाँ तक अभी तक हम लोग को पता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में होता है C+OOH, और ये भी हमें पता है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, उसे शीर्ष पायदान दिया गया है, मतलब कि नंबर 1 पे यही सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर में यही आता है। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में यह चीज़ होता है COOH। इसी को लिखने के कई तरीके हैं। डायरेक्ट ऐसे COOH लिखा जाता है, या लोग इसी को ऐसे भी लिखते हैं CO2H, सब यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें से यह जो C+O है, इसे तो हमने देखा कि इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और यह जो OH है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोनिल का कार्बो, ध्यान से देखेंगे, कार्बो, और हाइड्रोक्सिल का XYL, ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यह जो COOH है, इसे हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों कहते हैं, इस बात को समझ गए, क्योंकि इसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। अब चूंकि कार्बोक्सिल ग्रुप कहा गया इसे, तो ये वाला ग्रुप जिसमें भी होगा उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अब यही कार्बोक्सिलिक एसिड में कई वेराइटीज हमने करे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें पर मॉलिक्यूल एक COOH है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 COOH है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 COOH पर मॉलिक्यूल है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि इन सबों में सबसे कॉमन होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जो है हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, डाई ट्राई का उतना डिस्कशन नहीं होता है। तो एक तो नंबर ऑफ COOH ग्रुप पर मॉलिक्यूल के हिसाब से हो गया, मोनो, डाई, ट्राई, ऐसे करके। एक अगला क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है? अगला क्लासिफिकेशन इसका होगा अब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इधर कोई कार्बन हो, अल्फा बीटा कुछ भी, उसमें कभी OH रहेगा तो ये हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूटेड हो गया। NH2 रहा, अमीनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। हैलोजन रहा तो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड हो गया। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ही वहाँ मेन होना है। और अगला वेराइटी इसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनने वाले कंपाउंड, जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड का एस्टर, एसिड अमाइड। ये 4 डेरिवेटिव्स हम लोग जानते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर और एसिड अमाइड, ऐसे। तो ये क्लासिफिकेशन की बात करी हमने। अब इनमें से एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, बस रिएक्शन के दरमियान जो आ गए सो आ गए। सब्स्टिट्यूटेड एसिड के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, रिएक्शन के दरमियान ही जो बनेंगे बस उन्हीं के बारे में। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो है ना, हम लोग को केवल और केवल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेज जो भी है उसी का जानना है। इसके अलावे बहुत कॉमन है नहीं, या है भी तो हम लोग को सिलेबस में है नहीं। तो फिर जितना हो सकता है उतना हम लोग लेकर के चलेंगे। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक तो इधर हमने बतला दिया
सब्स्टिट्यूएंट के आधार पे, नंबर ऑफ COH ग्रुप के आधार पे। अब इसी में यह जो कार्बोक्सिल ग्रुप आया तो हो सकता है कि यह कार्बोक्सिल ग्रुप कोई एलिफेटिक ग्रुप से जुड़ा हो R, हो सकता है यह कार्बोक्सिल ग्रुप कोई एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हो AR। तो एरोमेटिक सिस्टम से डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सा बात हो गया। एलिफेटिक मतलब बता दिए, कोई एलिफेटिक चेन होगा, अल्काइल होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है इसमें, और यहाँ कोई एरोमेटिक सिस्टम रहेगा, तो एक ही क्लासिफिकेशन हो गया। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड तो पढ़ना ही है, हर एक चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े, एरोमेटिक ईथर पढ़े, तो ऐसे ही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पढ़ना ही है। अब बात करते हैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप के स्ट्रक्चर की। तो देखो अभी के हिसाब से यदि देखोगे लेविस स्ट्रक्चर के आधार पे, तो ऐसे करके यहाँ 2 लोन पेयर है, ऐसे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक द hybridization of this carbonyl carbon. Obviously there are 3 sigma bonds around this and also 1 pi, but pi bond is not included in hybridization, so only 3 sigma bonds are considerable, and on the basis of 3 sigma bonds steric number will be 3 and hybridization goes to sp2। ऑक्सीजन की बात करें यदि हम लोग तो इसके अगल बगल है 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और इस ऑक्सीजन की बात कर लें तो अगल बगल 1 सिग्मा, 2 पाई, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अब यह कार्बोक्सिल ग्रुप में होता है थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ करेंगे हम लोग और इसे कर देंगे यहाँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाना है। अब रेजोनेंस टाइप का C सिंगल बॉन्ड O, 3 लोन पेयर के साथ नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O H और प्लस, ऐसा। अब यहाँ से देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत तो डिफर करेगा, हालांकि इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका वैसे ही 3 सिग्मा के साथ sp2 बना रहेगा, इसका 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो गया तो अभी sp2 हो जाएगा, शुरू में sp3 था, और E अब sp3 हो जाएगा, 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा लेकर के चलेंगे तो। लेकिन चूँकि कार्बोक्सिल का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ही वाला है जो लेस चार्जेबल है, जिसमें चार्ज कम है, नहीं है चार्ज। रेजोनेंस में तो पढ़े हैं कि कम चार्ज वाले स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ जो ज़्यादा स्टेबल होगा या न्यूट्रल कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो इसे हम लोग नहीं डील करेंगे, इस स्ट्रक्चर को डील करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग देख ही लिए, समझ लिए किस तरह का है। अब इसको ऑर्बिटल के आधार पे ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे कैसे इस हाइब्रिडाइजेशन को लाया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के अगल बगल 4 बॉन्ड है, सो अकॉर्डिंग टू VBT कि एक एटम उतना ही बॉन्ड बना सकता है जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है। तो कार्बन 4 बना रहा है, मतलब 4 अनपेयर्ड होंगे। कैसे होंगे देखा जाए, एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, वैलेंस का केवल लिख रहे हैं 2s 2p2, ऐसे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में ऑर्बिटल्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन 2 है, ऐसे। अब यही कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट होता है, नया बात नहीं है, पहले से पढ़ चुके हैं इन सारी बातों को, ऐसा इस तरह से। अब इसमें से क्या होना है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होएगा, और हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ से ये 2 ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं और ये 3 अब एक साथ बनेंगे, 1 2 3 विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
कार्बन का कहानी हो गया। अब sp2 में हम लोग को पता है कि कौन से दो ऑर्बिटल्स p के इन्वॉल्व होते हैं, px एंड py, pz को हम लोग बचा के रखते हैं। अब ज़रा ऑक्सीजन की देखें, दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का 8 केवल वैलेंस का लिखते हैं 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4, 1 2 3 4 ऐसे 2p4। एक ऑक्सीजन और है तो उसका भी डायरेक्ट ही कर लें, 2s2 2p4, 1 2 3 4 ऐसा। अब ध्यान से यहाँ से देखोगे कि जैसे इस ऑक्सीजन की लेकर के चले तो यह 2 सिग्मा बना रहा है, एक सिग्मा कार्बन के साथ, तो ये क्या करेगा ऐसे कि यहाँ से एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इस कार्बन के साथ सिग्मा के लिए, और बाकी एक में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो जान ही रहे हो 1s ऑर्बिटल होता है, 1s का 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसी में इसका ओवरलैपिंग हो जाएगा ऐसे। तो इस ऑक्सीजन का कहानी ख़त्म हुआ। अब बगल में जो एक ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, एक सिग्मा बना रहा है कार्बन के साथ और एक पाई बना रहा है। तो एक सिग्मा बनाने के लिए एक ऑर्बिटल अभी भी है सिग्मा, और एक बना रहा है पाई। तो पाई तो बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल से ना, तो अब इसका यहाँ से बन जाएगा पाई ऐसे। कार्बन का जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है अभी भी, तो ऑब्वियसली वह एक और बॉन्ड बनाएगा कोई ग्रुप के साथ। यहाँ जो देख रहे हो C के साथ, या जो ग्रुप खाली है R समथिंग, तो यहाँ होना है R। समझ गए? इस बेसिस पे ही चले हम लोग कि कार्बन का 4 बॉन्ड था, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमने करा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था तो sp2 कर दिए, s का एक ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल लेकर के ऐसे 3 ऑर्बिटल्स आ गए। फिर देखिए बगल में जो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 में से हम लोग साफ साफ देख रहे हैं इसमें कि 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा है, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब कि यहाँ ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं sp3 वाले। और यहाँ जो है इतना a हो गया sp2 का ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp2 का ऑर्बिटल, और e जो अनहाइब्रिडाइज्ड है दिस फॉर्म्स पाई बॉन्ड, और एक इसका हाइब्रिड बन जाएगा जो इधर R से जुड़ेगा। ठीक है, अब इसे ऑर्बिटल पिक्चर से दिखाते हैं। ये तो बस वैसे ही अभी हम लोग देखें ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट वगैरह करके, आप ओवरलैपिंग करके देखेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो रियल शेप वगैरह है उस आधार पे वैसे बना करके चलना है। कैसे होगा देखते हैं। तो अब इधर करें इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का 3 sp2 ऑर्बिटल, एक, अब sp2 का जो स्पाशियल अरेंजमेंट है वैसे ही बनाना है, ट्राइगोनल प्लानर टाइप का, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा। ठीक, अब यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि कार्बन का एक जो है sp2 ऑर्बिटल वो ऑक्सीजन के sp3 से ओवरलैप किया है। तो कहाँ दिखाओगे, यहाँ दिखा देते हैं, यहीं दिखा दे। ऑक्सीजन एक ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कार्बन के ये सभी sp2 ऑर्बिटल थे ऐसा, और E हो गया sp3 ऑर्बिटल। अब sp3 है तो ऑक्सीजन का तो sp3 ऑर्बिटल टोटल 4 होगा, तो एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ। अब इसमें से साफ साफ दिख रहा है कि 2 ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ और बचेगा, एक तो कार्बन से ओवरलैप करके बना लिया, एक जो और है वो हाइड्रोजन का s से ओवरलैप कर रहा है, तो हाइड्रोजन का s एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल्स हैं, सब sp3। तो इधर का कहानी समझ में आ गया हम लोग को। अब इस ऑक्सीजन का देखो, इसके लिए sp2 ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन sp2 में एक यहाँ ओवरलैप कर रहा है और बाकी के दोनों में लोन पेयर है।
इन दोनों में लोन पेयर है ऐसे, और एक यहाँ था जो ओवरलैप कर लिया, तो ये सब के सब sp2 हो गए, यहाँ सब sp3 था ऐसे। अब बचा कहानी केवल पाई का, केवल पाई का कहानी बच रहा है। तो पाई के लिए ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल है, कार्बन का भी p ऑर्बिटल है, तो दोनों के p ऑर्बिटल को दिखा करके ओवरलैपिंग करवा दो। 2pz विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2pz विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों का अनपेयर्ड, अभी दोनों का साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा ऐसे पाई। So this is the orbital picture of carboxyl group explaining the hybridization and geometrical arrangement और spatial arrangement। अब इसमें से एक जो sp2 ऑर्बिटल ऑब्वियसली इधर r के लिए छुटा हुआ है, यहाँ एक r जो जुड़ेगा आ गया रीजन। कई तरह के सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। This one is sp2 sp3 sigma bond, this one is sp3 s sigma bond, this one is sp2 sp2 sigma bond, this is p pi bond। ये दो लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल्स में है, बाकी के ये दो लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल्स में है। कितना तरह का क्वेश्चन बन सकता है इससे, सो जरा समझो और देखो। पहला, which type of sigma bond is are present in कार्बोक्सिल ग्रुप, कि कार्बोक्सिल ग्रुप में किस तरह का सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ऐसे। ऑप्शन दिए रहेंगे sp3s, ऑप्शन रहेगा sp3 ऑप्शन होगा sp3 sp2 और एक डी में कर देगा ऑल ऑफ दिस ऐसा। इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जो इससे आ सकता है कि द लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बोक्सिल ग्रुप COH ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑप्शन होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d में दे देगा s ऑर्बिटल्स और लास्ट में e में कर देगा बोथ sp2 एंड sp3 ऑर्बिटल्स। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने तरह का है देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने तरह का है। यहाँ आया sp2 एक सिग्मा इधर बन रहा है sp2 sp3, sp2 sp3, फिर एक बन रहा है sp3s, तो sp3s sp3 sp2 और sp2 sp2। अब केवल कार्बोक्सिल ग्रुप पूछेगा तो ठीक है। अब यही कार्बोक्सिल ग्रुप यदि मान के चलो इधर कोई ग्रुप से जुड़ा रहेगा तब तो यहाँ वेरिएबल होगा। यदि एलिफेटिक ग्रुप है तो इसका भी sp3 होगा, यदि एरोमेटिक ग्रुप है तो इसका sp2 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग रहने ही दें, बस केवल इतना का देखें। तो इतना का देख रहे हैं तो 3 दिख रहा है ना हम लोग को, sp2 sp3s और sp2 sp3।
तो इसमें से ऑप्शन शुड बी मॉडिफाइड, ऑप्शन शुड बी मॉडिफाइड। यहाँ sp3 की जगह sp2 होना चाहिए ऐसा। हाँ, तब अब देखो तीनों ऑप्शन हो जाएगा। sp3s यहाँ बना, sp2 इस जगह पे बन रहा है और sp3 यहाँ बन रहा है। चलिए, सो ऑल ऑफ दीज, हर एक तरह का सिग्मा। और लास्ट में लोन पेयर वाला कहानी देख ही लिए कि यहाँ का दोनों लोन पेयर sp2 में है, यहाँ का sp3 है, तो बोथ sp2 एंड sp3 ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे इस ज्योमेट्री से, जो कार्बोक्सिल ग्रुप का शेप है उससे। तो अब हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ भी कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करें तो उसके स्ट्रक्चरल बेसिस के आधार पर रिप्रेजेंट करें। और स्ट्रक्चरल बेसिस के आधार पर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कार्बन चूँकि sp2 है तो प्रयास करेंगे ट्रायगोनल प्लानर फॉर्म में दिखाएं उसे। ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ से H ऐसा। तो इसमें से ई ट्रायगोनल प्लानर होगा, यहाँ एंगुलर होगा, sp3 विथ पेंच, उसका तो कुछ है ही नहीं ग्रुप लगा हुआ ऐसा। अब इसी को रेजोनेंस के हिसाब से स्टेबलाइज करोगे R लेकर के, तो अभी तो बताए थे इन दोनों को यहाँ करो, इसे यहाँ कर दो, तो RC सिंगल बॉन्ड O पर माइनस O आ जाना है प्लस H, और दोनों को मिला करके हाइब्रिड बनाओगे तो RCOOH, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस। और यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाना है क्या, कि जब इसका रेजोनेटिंग बनाया गया तो रेजोनेटिंग बनाने से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन है दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन जो है वह पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका इन्हांस किया। अभी किस हिसाब से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यू कैन इमेजिन। ऑक्सीजन तो वैसे भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से, और अब जब रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे प्लस आया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी इन्हांस करेगा, और अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा। बड़ा तेज़ी से यहाँ से H प्लस बाहर होगा, और H प्लस बाहर होगा मतलब कि यह प्रोटोन एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसे क्यों कहे, वाई, तो एसिड मतलब कि यह H प्लस रिलीज करेगा, और H प्लस रिलीज क्यों करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कोई लेगा। अब लेने वाला ऑक्सीजन तो वैसे भी लेता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का पावर थोड़ा और बढ़ गया है। वजह साफ है, रेजोनेंस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आया ना ऑक्सीजन पे, इसके चलते है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिड हो गया यहाँ पे। अब रेजोनेंस के वजह से हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो होता है प्रभावित। बॉन्ड लेंथ जो है वो होता है क्या, प्रभावित। और बॉन्ड लेंथ प्रभावित होगा कार्बन ऑक्सीजन का, तो जैसे यहाँ हम लोग को दिख रहा है प्योर डबल, वो सिंगल भी हो जा रहा है, कहीं ये था प्योर सिंगल, डबल भी हो जा रहा है, तो इंटरमीडिएट रेंज में रहेंगे दोनों, इक्वल नहीं होंगे दोनों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन भी है, वहाँ नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा। अब इसको ऑर्बिटल पिक्चर से सिंपली एक तरीके से दिखाया जाए तो ऐसे भी दिखाएंगे रेजोनेंस के वजह से। चूँकि रेजोनेंस के वजह से पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है, तो पाई बॉन्ड इसके साथ भी तो है, हैं, तो ऐसे करके जब दिखाओगे इसको OH दोनों के साथ पाई बॉन्ड है, तो यहाँ का p ऑर्बिटल फिर यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा ऐसे, तो साइड वाइज ओवरलैप होकर के पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप होकर के पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेगा ऐसे। वैसे ही यहाँ ओवरलैप होकर के बनेगा पाई, ओवरलैपिंग तो इसके साथ भी होना है ऐसा पाई,
दोनों के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे ऐसे, और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अब यहाँ जो बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व किया गया है इस ग्रुप के लिए वो कुछ ऐसा है। यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ है 1.36 एंगस्ट्रॉम, और ई जो है इसका है 1.23 एंगस्ट्रॉम कार्बोनिल का, ऐसा। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ गए, रेजोनेंस के वजह से ग्रुप का नेचर समझ में आ गया हम लोगों को कि किस नेचर का है यह ग्रुप। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और सीखेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि इतना बता ही दिए हैं तो थोड़ा सा बात और देख ही लें। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन कार्बोक्सिल? इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सो अल्डिहाइड कीटोन से यदि इसे कंपेयर करना चाहें हम, अल्डिहाइड कीटोन से यदि कंपेयर करना चाहें इसे, तो कैसे कंपैरिजन होगा? अल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन में RC डबल बॉन्ड OR डैश, और इसमें RC डबल बॉन्ड OH। कहानी कुछ ऐसा है, इन सबों में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस शुड भी प्लस है, होगा कि नहीं देखते। अब यहाँ बताए थे कि एक प्लस है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप एक तरफ से है, यहाँ दोनों तरफ से है, इसका प्लस चार्ज जल्दी से डिस्पर्स होगा। और यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन का यहाँ देख रहे हो कि कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आई इफेक्ट के हिसाब से इट शुड विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड on the basis of electronegativity. It should possess minus I effect and should withdraw the electron of this sigma bond. At the same time it also contains lone pair, so it can donate its lone pair towards this through resonance plus R. अब इंडक्टिव और रेजोनेंस कंपीट करता है, और यदि एटम का साइज कंपेरेबल हो तो उस केस में रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव। तो इस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम ना करके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करना है, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि यह अपने लोन पेयर को दे करके कार्बन पे कभी प्लस आने ही नहीं देगा, कभी नहीं आने देगा। ये O माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस आता उससे पहले ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा इसको, ऐसा खुद पे प्लस ले आएगा। खुद पे प्लस ले आने का फ़ायदा हुआ इसका कि खुद पे प्लस ले आया तो हाइड्रोजन को करेगा बाहर, और हाइड्रोजन को करेगा बाहर तो फिर आ जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ एसिडिक नेचर का वजह बन जाएगा, ऐसा। तो इन सबों में यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज घट रहा था, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, लेकिन यहाँ जो हम लोग देख पाए दिस वन, इसमें डायरेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट काम कर गया, और उसके वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड होता है थोड़ा बढ़िया स्ट्रेंथ का पाई बॉन्ड होता है। और रीज़न है कि कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल एक ही जैसे हैं तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो पाता है, तो एक ढंग का पाई बॉन्ड बनता है यहाँ। तो यहाँ हमेशा ही रेजोनेंस ओवरकम कर जाएगा इंडक्टिव को, और इस केस में इस कार्बन पे कभी प्लस चार्ज आएगा ही नहीं, समझो एक प्रकार से ऑक्सीजन पे आएगा और ये सारा कहर टूटेगा हाइड्रोजन पे, बाहर होएगा वहाँ से। तो इन सबों के आधार पे हम लोग तो यह कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अल्डिहाइड यदि स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है, उसके बाद हुआ यहाँ कीटोन, कीटोन से भी वीक इलेक्ट्रोफाइल हो जाना है या कार्बोक्सिलिक। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। अल्डिहाइड कीटोन का जो है ना एक मुख्य रूप का या एक मेन रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम है। अब इतना कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कि फिर एडिशन हो पाना न्यूक्लियोफाइल से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकली जो है वह पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी भी जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का चर्चा नहीं करोगे, करवाओगे प्रैक्टिकली आप रिएक्शन बहुत स्लो होना है, प्रोडक्ट का यील्ड बहुत कम होना है, इसलिए नहीं ही करते अल्डिहाइड कीटोन के साथ। और यही एक मुख्य वजह है कि अलग रखा गया कार्बोक्सिलिक एसिड को। दो वजह, एक वजह हम लोग ये वाला देंगे
कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम है इनकी तुलना में, और दूसरा कि इसमें एसिडिक प्रोटॉन है, इसमें भी था अल्फा कार्बन का, लेकिन नॉट एसिडिक लाइक दिस, ये जितना एसिडिक है उतना एसिडिक इसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं था, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में, मेनली कार्बोक्सिल ग्रुप का। बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आए, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बतलाया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंपेयर करा। तो इतना आप करके रखोगे, नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।